हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल अनूप स्टडी में। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग शुरू करेंगे जो है कि प्रश्न नंबर 27 से लेकर के जो है कि हम लोग 37 तक के प्रश्नों का जो है सॉल्यूशन करेंगे। ये जो है आपका इस चैप्टर का जो चैप्टर आपका चल रहा था, क्या चैप्टर आपका कौन सा चल रहा था? रेडियो एक्टिवता तथा नाभिकीय ऊर्जा चल रहा था। जो इस चैप्टर का ये आपका अंतिम वीडियो है। और हाँ, ये भी वीडियो आपको अच्छा लगेगा। आप लोगों ने जो है कि बहुत प्यार मुझे जो है कि आप लोग दे रहे हैं, और ये भी वीडियो जो है आपको अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं मेरे प्रिय छात्रों क्वेश्चन नंबर 27 से। कितने से? 27 से। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, जो प्रश्न हल करने लायक होगा मैं उसको हल करवा दूंगा, इसका जो ऑप्शनल है उसका जो है कि सिर्फ आप लोग ट्रिक लगाएंगे। तो कह रहा है कि RA, ठीक है, रेडियम है। कह रहे कि 26 की अर्ध आयु, देखिए अर्धवायु दिया है 226, RA जो है 226 यानी कि रेडियम है कि अर्ध आयु क्या दिया है? अर्ध आयु 500, यानी अर्ध आयु को आप लोग पता होगा कि T1/2 से इंडिकेट करते हैं। जो अर्ध आयु दिया है आपका दिया है 1580 वर्ष। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बहुत साधारण क्वेश्चन है। और ये कह रहे कि 4840 वर्षों में टोटल जो टाइम मिला है मेरे प्रिय छात्रों 4800 कितना 40, 4800 नहीं 4740 है। 4740 वर्ष में ये कह रहा है कि 4740 वर्ष हैं, इसके पश्चात जो है अपनी प्रारंभिक मात्रा का यह रह जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं ना, ए ऑप्शन दिया है 1 बटा में कितना 2, और बी ऑप्शन दिया है 1 बटा में कितना 4, सी ऑप्शन दिया है क्या 1 बटा में 8 दिया है, और डी ऑप्शन क्या दिया है? कह रहा है कि 1 बटा में 16, 1 बटा में कितना 16। तो बस कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये देखना है ना कि इस अर्ध आयु को जो है कितनी बार जोड़ रहे हैं कि आपका टोटल इतना हो रहा है। अर्ध आयु को कितना बार जोड़ेंगे कि आपका टोटल जो है इतना हो जाएगा। अर्ध आयु को कितना बार आप जोड़ेंगे कि इतना आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग 1 ग्राम की मात्रा लेंगे। कितने ग्राम की? 1 ग्राम की। अब आप लोग सोचेंगे सर 1 ग्राम की मात्रा क्यों लिए हैं? क्योंकि मेरे प्रिय छात्र यहाँ पर हर एक का जो अर्धक हुआ है ना, यह 1 ही ग्राम है। कितना है? 1 ही ग्राम है ना, तो 1 ही ग्राम पे जो है कि हमेशा अर्धक होगा। ठीक है, तो 1 ग्राम पे होगा ना, तो मान लेते हैं कि 1 ग्राम था, तो यानी कि 100 यानी 1580 वर्ष मेरे प्रिय छात्रों जो अर्ध आयु था 1500 कितना है भाई 80। हाँ ठीक है, 1580 वर्ष में जो है कि यह 1 ग्राम जो है आधा हो जा रहा है। 1580 वर्ष में 1 ग्राम जो है कितना हो जा रहा है? आधा। और ये जो आपका 1 ग्राम है आगे जो है कि 1580 वर्ष में फिर जो है कि यह आधा हो रहा है। तो 1 बटा में 2 का आधा, 1 बटा में 2 है, इसका आधा करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा? 1 बटा में कितना 2 नहीं के 4, यानी कि यह 1 बटा में कितना हो जा रहा है 4। अब यह जो है इसका आधा होगा। किसका आधा? इसका जब आधा आप लोग करेंगे तो इसका हर एक मानेंगे पलट जाएगा, तो 4 दूनी के 8, यानी 1 बटा में कितना हो जाएगा 8। अब इसका आधा करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना 1 बटा में 16। ऐसे करेंगे ना। अब देखिए ये आपकी अर्ध आयु यहाँ पर है। अब फिर उतना अर्ध आयु हुआ, फिर उतना अर्ध आयु हुआ, 1580 अर्ध आयु हुआ, और फिर जो है 1580 अर्ध आयु हुआ। बहुत सिंपल है 1580। अब देखिए जब 1 ग्राम की मात्रा को इतने वर्ष में आधा हुआ तो इतना, फिर अगला इतने वर्ष में आधा हुआ तो आपका कितना हो गया? इसका आधा होगा तो 1 बटा में 4। अब इस 1 बटा में 4 हो गया। अब उतने ही वर्ष में जो है कि इसका आधा होगा तो 1 बटा में 8 हो जाएगा। अब देखिए, अब किस किस समय को, कगो समय, यानी कि यह पहला समय, दूसरा समय, तीसरा समय, चौथा, क्या चारों समय को जोड़ने पर इतने के बराबर होगा? और जितने के बराबर होगा वही आपकी क्या होगी? मात्रा आपकी रह जाएगी। ठीक है, वही आपसे क्या पूछ रहा था? कह प्रारंभिक मात्रा रह जाएगी। कितना रह जाए? कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिए, जोड़िएगा 0 0 0, पहले 3 को जोड़िए, ध्यान दीजिए 3 को जोड़िएगा, 0 0 0, एगो 0 हुआ, 8 8 16 3 24 को 4, हासिल कितना हुआ मेरे भाई 2, 5 5 10 5 दी 15, 15 2 कितना हुआ 17 को 7, हासिल 1 हुआ, 1 1 2 और 1 3, 3 और 1 हासिल कितना 4, 4700 कितना 40।
आया कि नहीं, टोटल टाइम जो है 47 से 40 आया। अब इन तीनों को जब जोड़ रहे हैं, यानी इसको इसको यानी इसको तीनों को जोड़ रहे हैं, तो आपका आया इस टोटल टाइम के बराबर आ गया। और जब यह टोटल टाइम हो गया तो यानी कि अब यह तब तो नहीं रहेगा ना, क्योंकि इतने ही समय में यह आपका बराबर इस टाइम के बराबर हो गया। और जो आपका इस टाइम के बराबर हुआ है वही आपकी लास्ट वाली प्रारंभिक मात्रा जो है कि आपकी रह जाएगी, यानी कि जो है आपका 1/18 रह जाएगा। कितना रह जाएगा मेरे प्रिय छात्रों? 1/18 रह जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ऑप्शन नंबर क्या है? सी करेक्ट है। बहुत सिंपल रहा, बस कुछ नहीं करना था। टोटल आपका अर्ध आयु दिया था, करे कि आखिर में इतना वर्ष अर्ध आयु है और टोटल समय मैं इतना ले रहा हूं, तो बताइएगा कि 1 ग्राम। 1 ग्राम क्यों लिया गया आपको पता है ना, क्योंकि सभी में एक है तो 1 ही ग्राम लेंगे, ठीक ना। अब यह 1 ग्राम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1 ग्राम है, 1 ग्राम का पहली बार आधा हुआ इतना हुआ, फिर उतने वर्ष में आधा हुआ था इतना हुआ, फिर उतने वर्ष में इतना हुआ, आधा हुआ था इतना। अब टोटल ये वर्ष जोड़ेंगे ना, कुल वर्ष को जोड़ने के बाद यदि पूरा इस टाइम के बराबर हो जाता है तो उतना ही मात्रा आपकी शेष रह जाएगी। यदि आगे वाली मात्रा जोड़ने के बाद, यानी कि यहाँ का समय जो है कि जोड़ने के बाद यदि आपका इतने के बराबर होता है तो 1/16 हो जाता है, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता। लेकिन आपका 1/18 के 1/8 के यहाँ तक हम लोग चले हैं, तो यह जो समय जोड़ने के बाद है टोटल समय के बराबर हो जा रहा है। तो आपका टोटल जो है आपका कितना हो जाएगा? 1/8। आज 1/8 भाग जो है कि आपका रह जाएगा। ठीक है, कंप्लीट हुआ। उम्मीद होगी कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये जो है कि थोड़ा छोटा रहा, ठीक है ना, क्योंकि इस टाइप के मैं क्वेश्चन पहले भी मैं बता चुका हूं और आप लोगों को जो है कि याद भी होगा कि कैसे जो है कि सर जो है सॉल्यूशन कराए हैं, तो आप ऐसे ही सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद 28 नंबर की तरफ। हाँ, तो देखिएगा, कह रहा है कि रेडियो एक्टिव तत्वों की अर्ध आयु की समय सीमा कितनी होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट, ये चीजें आप लोग इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। यानी कह रहे हैं रेडियो एक्टिव जो तत्व होते हैं उनकी अर्ध आयु की सीमा कितनी होती है। तो रेडियो एक्टिव तत्व आपको पता होगा, यूरेनियम था, थोरियम था, ऐसे करके जो है तत्व थे जो हम लोग आपको बता भी चुके हैं। बेसिक में जो आपको थ्योरी पढ़ाया गया था उसमें मैं सब कुछ आपको क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, तो उसी के करीब जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं उनकी अर्ध आयु कितनी होती है वही आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है, दे रखा है 10⁻⁻8 सेकेंड से 10⁻12 वर्ष तक। बी दिया है 10⁻⁻6 सेकेंड से 10⁻12 वर्ष। सी दिया है 10⁻7 सेकेंड से 10⁻12 वर्ष। डी दिया है मेरे प्रिय छात्र 10⁻5 सेकेंड से 10⁻12 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। 10 के घात जो है कि -7 सेकेंड से, ठीक है, 10⁻⁻7 सेकेंड से जो है कि 10 सेकेंड से 10 के घात जो है आपका 12 वर्ष। कितना वर्ष? 12 वर्ष जो है कि ये समय होता है। ठीक है, रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु की जो सीमा होती है 10⁻⁷ सेकेंड से लेकर के 10⁻ जो है कि 12 वर्ष तक आपकी होती है। कन्फर्म है? ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। बेसिक चीज़ें जो है आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको जो है कि इम्पोर्टेंट तथ्य था, इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हो सकता है पेपर में ऐसा पूछ सके, जरूरी नहीं कि ये पूछेगा ही। ठीक है, मैंने इम्पोर्टेंट के तौर पर आप लोग इसे याद रखें। ठीक है ना, चलिए, नहीं तो आप लोग कह लेंगे सर ये क्या वास्तव में पूछेगा, ये तो मुझे पेपर में बनाना नहीं है। ठीक है ना, कि वास्तव में आएगा ही, लेकिन ये सब जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल जो सभी चीज़ों को आप लोग याद रखें, कैसे जो सोल्यूशन हो रहा है और कैसा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। तो जैसे मान लीजिए अभी मैं क्वेश्चन बताया हूँ 27 नंबर का, उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप तुरंत कर लेंगे। पिछले वाले वीडियो में मैं 2 क्वेश्चनों का सोल्यूशन इस टाइप के करा चुका हूँ। ठीक है ना, तो आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को याद होगा कि सर कैसे बता रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अब 29 नंबर का। ठीक है, और जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे उस क्वेश्चन को, तो उनको बहुत ही कंफ्यूजन हो रहा होगा कैसे सर बता रहे हैं, क्योंकि मैं पहले ही आपको जो है कि फार्मूला भी बता चुका हूं और वहां पर वो भी समझा और एग्जाम्पल भी मैं बताया था। ठीक है, एग्जाम्पल भी आपको बता चुका हूं कि कैसे सोल्यूशन आपको करना है। तो चलिए इसके बाद 29 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर के नियंत्रण छड़े किस लिए प्रयोग में लाई जाती है। जो नाभिकीय रिएक्टर होता है उनकी जो नियंत्रित छड़ें जो होती है किसके प्रयोग में लाई जाती है। नाभिकीय नियंत्रण की छड़ें जो होती है किसके प्रयोग में लाई जाती है। अब एक बात ही आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आपको पता होगा, आपको बताए थे हम कि नाभिकीय रिएक्टर जो छड़ें होती हैं वह कैडमियम की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कैडमियम है,
कैडमियम, क्या है, कैडमियम की, यानी कि जो नाभिकीय रिएक्टर की जो छड़ें होती है मेरे प्रिय छात्रों के, यानी नाभिकीय रिएक्टर नियंत्रण वाली जो छड़ होती है वह बनी होती है किसकी, कैडमियम की बनी होती है। और ये कह रहा है कि जो वह नाभिकीय रिएक्टर की जो छड़ें नाभिकीय रिएक्टर जो नियंत्रित छड़ें होती है वह कैडमियम की बनी होती है। तो कैडमियम की बनी होती है, ठीक है, लेकिन इसका प्रयोग जो है, इन छड़ों का जो प्रयोग है, किनका प्रयोग, कैडमियम की छड़ों का जो प्रयोग होता है किसके लिए आखिर में किया जाता है, नाभिकीय रिएक्टर में, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नाभिकीय रिएक्टरों से नियंत्रण छड़ें किस लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। जो कैडमियम की ये छड़ें होती हैं, यानी कैडमियम की जो छड़ होती है नाभिकीय रिएक्टर में, यानी कि नाभिकीय रिएक्टर में जो नियंत्रित छड़ें आपकी कैडमियम की लगाई जाती है वह किसके लिए लगाई जाती है, यानी किसके प्रयोग के लिए लगाई जाती है, वही आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन आपको 4 दिया गया है। अवक्रिया की गति बढ़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है अवक्रिया की गति कम करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी है अवक्रिया की गति बढ़ाने या घटाने के लिए, ऑप्शन नंबर डी है ताप नियंत्रित करने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि जो भी आपकी छड़ें लगाई जाती है अभिक्रिया की गति कम करने के लिए, किसके लिए, अभिक्रिया की जो गति हो, अभिक्रिया की गति को कम करने के लिए, ठीक है। यानी कि जो नाभिकीय रिएक्टर की जो छड़ें लगाई जाती है, कैडमियम वाली जो छड़ें लगाई जाती है मेरे प्रिय छात्रों, यह लगाई जाती है नाभिकीय रिएक्टर में जो छड़ें लगाई जाती है कैडमियम की, वह आपका किसके लिए लगाई जाता है कि जो अवक्रिया की गति हो थोड़ा धीमे से हो, यानी अवक्रिया की गति क्या करने के लिए, कम करने के लिए उसको क्या किया जाता है, लगाई जाती है। और जो छड़ें होती है वह कैडमियम की होती है, किसकी होती है मेरे प्रिय छात्रों, कैडमियम की आपकी छड़ें होती है। मैं पहले भी इसको बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये आपका 29 नंबर रहा। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़िए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 है कि सूर्य में नाभिकीय संलयन प्रकाश के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। जो सूर्य में नाभिकीय जो संलयन होता है, यानी कि जो आपको पता होगा कि जो सूर्य आपकी ऊर्जा उत्पन्न करता है नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। सूर्य की ऊर्जा किसके रूप में आधारित होती है, नाभिकीय संलयन पर जो है कि वह ऊर्जा उत्पन्न करती है, ठीक है। यानी कि नाभिकीय संलयन पर वो कार्य करती है। जैसे हाइड्रोजन बम हो गया और सूर्य की ऊर्जा हो गई, वो किस पे काम करते हैं, नाभिकीय संलयन पे, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जो सूर्य में नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए, किसकी आवश्यकता होती है, ध्यान दीजिए। नंबर 1, अति उच्च ताप चाहिए और अति जो है कि उच्च दाब, यानी कि ज्यादा ताप चाहिए, ज्यादा दाब भी चाहिए। बी दिया है कम ताप चाहिए और जो है कि ज़्यादा जो है कि दाब चाहिए। और सी दिया है कि ताप ज़्यादा चाहिए और दाब कम चाहिए। डी दिया है कि उच्च ताप, यानी कि ज़्यादा ताप चाहिए और दाब कोई नहीं चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा मेरे प्रिय छात्रों। यानी कि सूर्य में नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के लिए आपको चाहिए क्या, उच्च ताप भी चाहिए। क्या चाहिए, उच्च, यानी कि ऐसे लिख दीजिए, ज़्यादा ताप चाहिए, ज्यादा ताप और ज्यादा क्या चाहिए, दाब। यानी कि ज्यादा ताप भी चाहिए और ज्यादा क्या चाहिए, दाब। ज्यादा खाली लग दिया हूं, यानी कि ताप, यानी ऑप्शन में मैं लिख दे रहा हूं। यानी कि क्या चाहिए, अति उच्च ताप, यानी कि मैं लिख दे रहा हूं अति उच्च ताप, उच्च ताप, अति उच्च ताप भी चाहिए और अति उच्च दाब भी चाहिए। यानी कि दोनों आपका जो है कि अधिक चाहिए, यानी कि ताप भी ज्यादा होना चाहिए और उस पर दाब वो होगा जो दाब भी हो जो है कि आपका ज्यादा होना चाहिए। नाभिकीय संलयन की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए जो है कि ज्यादा ताप भी चाहिए और ज्यादा क्या चाहिए, दाब भी चाहिए। किसके लिए, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के लिए। और नाभिकीय संलयन जो आधारित होता है हाइड्रोजन बम जो होता है और जो सूर्य की ऊर्जा होती है, दोनों जो है कि नाभिकीय संलयन पर आधारित आपकी हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये सब चीजें याद रखिएगा। चलिए, ये रहा 31 नंबर का क्वेश्चन, सॉरी 30 नंबर का। अब हम लोग बढ़ते हैं 31 नंबर की तरफ। 31 नंबर क्या है, ध्यान दीजिएगा। बहुत देखिए, ऑप्शनल है तो इसमें ज़्यादा आपको समय लगेगा नहीं, बहुत जल्दी से जो है समाप्त हो जाएगा। ऑप्शनल है और यदि क्वेश्चन आता तो उसमें ज़्यादा आपका समय लगता।
कह रहे हैं कि परमाणु बम निम्न में से किसके सिद्धांत पर कार्य करता आधारित है। ध्यान दीजिएगा, जो परमाणु बम होता है ना, ध्यान दीजिए, जो हाइड्रोजन बम होता है, हाइड्रोजन बम और सूर्य की जो ऊर्जा होती है वह जो है कि नाभिकीय संलयन पर आधारित होती है। किस पे आधारित होती है? नाभिकीय संलयन पर। लेकिन जो आपका जो है कि परमाणु बम होता है वह नाभिकीय विखंडन पे, किस पे कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर जो है कि परमाणु बम कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है नाभिकीय संलयन पर, बी दिया है नाभिकीय विखंडन पे, सी दिया है रेडियो सक्रियता पे, और डी दिया है नाभिकीय विखंडन एवं संलयन दोनों पे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा मेरे छात्रों? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, नाभिकीय विखंडन पे। किस पे? नाभिकीय विखंडन पे। जो आपका परमाणु बम होता है वह किस पे का आधारित होता है? नाभिकीय विखंडन पे आपका आधारित होता है। और हाँ, नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं मैं सब कुछ पहले बता चुका हूँ, एग्जाम्पल भी आपको बता चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। परमाणु बम जो होता है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पे जो है कि कार्य करता है। और जो हाइड्रोजन बम होता है और सूर्य की जो ऊर्जा होती है वह जो है काम करती है क्या? नाभिकीय संलयन पे। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं 32 नंबर की तरफ। तो मैं इस चीज को हटा देता हूं। अब 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगेगा ना तो लाइक एक कर दीजिएगा, लाइक एक कर दीजिएगा। वीडियो बार बार कहते हैं मैं लाइक करने के लिए, ठीक है, तो जब बार कहूँगा तब बार लाइक मत करना, ठीक है ना, एक ही बार लाइक करना। और डिसलाइक जो है कि जब बार मन तब बार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर बात करते हैं 31 नंबर कंप्लीट हुआ, बात करते हैं 32 नंबर का। तो 32 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में एक तत्व का नाभिक, यानी कि नाभिकीय जो विखंडन अभिक्रिया होती है उस तत्व का जो नाभिक होता है, नंबर 1 दिया है, कुछ प्रारंभिक नाभिकीय कण होता है, यानी थोड़ा सा जो है जो कण होगा वह थोड़ा सा जो है कि खोएगा, यानी कि जो निष्क्रिय होगा, यानी कि जो समाप्त होगा वो थोड़ा सा कण समाप्त होगा, ऐसे समझ सकते हैं। बी दिया है, दूसरे नाभिक से कुछ प्रारंभिक नाभिक कण लेता है। जो नाभिकीय विखंडन होता है कहीं दूसरे जो नाभिक होगा उससे जो है थोड़ा क्या करेगा? ले लेगा। सी दिया है, बहुत से छोटे नाभिकीय विखंडनों में क्या होता है? टूट जाता है। डी दिया है, कुछ प्रारंभिक नाभिक कण खोकर 2 या 2 से अधिक जो है कि छोटे जो है कि नाभिकों में टूट जाता है। हाँ, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी है। जो आपका नाभिकीय विखंडन होता है ना, कुछ जो प्रारंभिक नाभिकीय कण होंगे उनको कुछ खो देता है, और जो शेष बचा होता है ना उसको और छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देता है? विखंडित कर देता है, यानी कि और छोटे छोटे जो है कि टुकड़ों में क्या कर देता है? तोड़ देता है। और ध्यान दीजिए, जो छोटे छोटे टुकड़े टूटते हैं ना वो कभी आपके बराबर भाग के नहीं बनते हैं, असमान भाग के बनते हैं। यानी कि जरूरी नहीं है कि जो भी टुकड़े उसमें से टूटेंगे सभी बराबर बराबर होंगे, कोई बड़ा कोई छोटा आपका हो सकता है। चलिए, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी आपका करेक्ट होगा मेरे प्रिय छात्रों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि कह रहा है कि नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया जो है, एक तत्व जो होता है नाभिक में, नाभिक कह रहा है कि नाभिक से कुछ प्रारंभिक नाभिक कण खोकर 2 या 2 से अधिक, यानी कि 2 या 2 से जो अधिक छोटे भागों में वो क्या होता है? विखंडित हो जाता है। और जो विखंडित भाग आपका होता है वो सभी भाग बराबर नहीं होते, कोई बड़ा कोई छोटा हो सकता है। और जो वो छोटे भाग है वो और टूटते हैं, और वो जो है कि और छोटे छोटे जो भाग होते हैं वो भी और टूटते हैं। यानी कि बार बार वो क्या होते हैं? टूटने लगते हैं, बार बार वो क्या होते हैं? टूटते हैं, और टूट करके एकदम छोटे छोटे जो है कि नाभिकीय विखंडन में होते हैं। नाभिकीय जो है कि छोटे छोटे टुकड़ों में आपका क्या होता है? टूट जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। थोड़ा मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, काहे क्योंकि खाली ऑप्शनल है, ठीक ना, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है। सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त किससे करता है? विखंडन प्रक्रम से प्राप्त करता है। और विखंडन प्रक्रम से, विघटन प्रक्रम से, सी ऑप्शन दिया है साइक्लोट्रॉन से, और डी ऑप्शन दिया है संलयन प्रक्रम से। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या? कौन सा? डी ऑप्शन करेक्ट होगा, संलयन प्रक्रम से। किससे? संलयन प्रक्रम से, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। जो आपका सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा जो प्राप्त करती है वह प्राप्त करती है संलयन प्रक्रम से। किससे? संलयन प्रक्रम से, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा कि सूर्य जो है आपका
जो सूर्य है, सूर्य आपका विकिरण ऊर्जा किससे प्राप्त करता है? ये आपका संलयन प्रक्रम से जो है प्राप्त करता है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि कोई भी परमाणु रेडियो एक्टिवता तभी दर्शाता है जबकि उसके परमाणु में होते हैं। कह रहे हैं कि कोई भी जो आपके परमाणु रेडियो एक्टिवता तभी दर्शाते हैं, कोई भी आपका जो परमाणु है वह रेडियो एक्टिवता तभी दर्शाएगा जब उसके परमाणु में हो, क्या हो? पहला दे रखा है अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो, ये तो नहीं हो सकता, कैंसिल। बी दिया है अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो, ये भी कैंसिल। सी दिया है अस्थायी नाभिक हो, ये भी कैंसिल। डी दिया है अस्थायी नाभिक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, अस्थायी नाभिक। क्या होता है? अस्थायी नाभिक। यानी कि जो आपकी रेडियो एक्टिवता, यानी कोई भी परमाणु रेडियो एक्टिवता तभी दर्शाता है जब उसके जो आपके नाभिक होंगे ना, उसके नाभिक जो है क्या? अस्थायी होंगे। उसकी जो है कोई भी स्थान नहीं है, वह अस्थायी होता है, इधर से उधर कहीं भी रह सकता है, यानी कि उसका अस्थायी नाभिक नहीं होता है। ठीक है, आप लोग सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर क्या? डी, यानी कि वह रेडियो एक्टिवता जो है तत्व तभी आपका दर्शा सकता है जब उसका जो नाभिक है अस्थायी, क्या हो? अस्थायी हो। यदि अस्थायी होता है तो वह रेडियो एक्टिवता को दर्शाएगा नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है, ध्यान समझिए। करेंगे निम्न में से किसका विखंडन स्वयं नहीं होता है? आपका दिया है क्या क्या, ध्यान दीजिएगा। आपके 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन आपके दिख रहे हैं, 4 ऑप्शन आपके दिख रहे हैं। चारों ऑप्शनों को मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। ए ऑप्शन दे रखा है यूरेनियम 92 और 238 दिया है, ठीक है। बी ऑप्शन दिया है 25P और ये क्या है 31। इसके बाद सी दिया है, सी दे रखा है 90TH और ये आपका है 234 और डी आपका दे रखा है मेरे प्रिय छात्रों आर 88 226, 88 है और आर है 226, ठीक है। तो आपका देखिए ये यूरेनियम हो गया, ये जो है फास्फोरस हो गया, ये यूरेनियम हो गया, फास्फोरस हो गया और ये क्या है थोरियम है और ये जो है आपका आर जो है रेडियम है, क्या है रेडियम, ठीक है। ये समझ में आ रही है चीजें। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि यूरेनियम फास्फोरस और थोरियम और ये आपका क्या है रेडियम है, यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यानी कि आपसे पूछ रहा था, क्या कह रहा था कि निम्न में से विखंडन स्वयं नहीं होता है आपका फास्फोरस का, किसका फास्फोरस का, जो है कि स्वयं आपका विखंडन कभी भी फास्फोरस का नहीं होता है, ठीक है। ये चीजें आप लोग याद रखिएगा, यानी कि स्वयं का विखंडन किसका नहीं होता है, फास्फोरस का नहीं होता है, ठीक है। चलिए तो 36 नंबर पे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ तक हम लोग 35 नंबर तक कंप्लीट किए। चलिए ये बहुत सिंपल सब थे जो ऑप्शनल थे, तो ऑप्शनल में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो 36 नंबर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या 36, ज़्यादा समय नहीं लगा इसमें। करें कि नाभिक से निकलने वाली विकिरण यानी कि नाभिक से निकलने वाली विकिरण में निम्न में से किसका बंधन क्षमता सर्वाधिक होता है। तो नाभिक से निकलने वाली विकिरण में से कह रहा है कि किसका बंधन क्षमता सबसे अधिक होता है। नंबर 1 अल्फा किरणों की, नंबर 2 बीटा किरणों की, नंबर 3 जो है आपका गामा किरणों की, नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, गामा किरणों की। किसकी? गामा किरणों की बंधन क्षमता जो है सबसे अधिक होती है। किसकी होती है? गामा किरणों की जो है कि सबसे ज्यादा जो है कि बंधन क्षमता आपकी होती है, किसकी? गामा किरणों की। कन्फर्म है, आप लोग याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा जो है यानी विकिरण में किसकी जो है सबसे ज्यादा क्षमता होती है। नाभिक में निकलने वाले जो विकिरण होती है यानी कि विकिरणों में से जो है कि क्षमता यानी किसकी, कैसी क्षमता, बंधन जो क्षमता है सर्वाधिक सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो ये आपकी गामा किरणों की। किसकी? गामा किरणों की। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए अंतिम क्वेश्चन। हाँ, वीडियो को जाते जाते इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो ही शेयर कीजिएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर डी का 37 कर रहा है, 37 डी, ऑप्शन नंबर डी नहीं 37 कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 करे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुँचती है। ये जो है 2014 में आपसे पूछा गया था पॉलिटेक्निक में। करे सूर्य के प्रकाश जो है
ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है, यानी किसके द्वारा पहुंचती है भाई, चालन द्वारा। ये जो है संवहन द्वारा पहुंचती हैं, विकिरण द्वारा पहुंचती है, ए और बी, यानी कि चालन द्वारा और संवहन द्वारा, दोनों के द्वारा। तो आपके विकिरण द्वारा, किसके द्वारा, विकिरण द्वारा। आप लोग 9th में भी पढ़े होंगे, पिछली कक्षाओं में ये आपका आप लोग जो पढ़े होंगे, यानी कि जो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि जो सूर्य के प्रकाश की जो ऊर्जा है पृथ्वी तक पहुंचती है विकिरण के द्वारा। किसके द्वारा, विकिरण के जो द्वारा है। सूर्य की प्रकाश की किरणें जो है आपकी पृथ्वी तक यानी सूर्य के प्रकाश की जो ऊर्जा है पृथ्वी तक पहुंचती है किसके द्वारा, विकिरण के द्वारा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी है, यानी सूर्य के प्रकाश की जो ऊर्जा है पृथ्वी तक पहुंचती है किन के द्वारा, यानी कि आपका 4 ऑप्शन दिया गया था, चालन द्वारा, चालन द्वारा, संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा, और ए और बी दिया है, यानी कि चालन द्वारा और संवहन द्वारा दोनों, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। विकिरण द्वारा जो है सूर्य की जो ऊर्जा है आपकी पृथ्वी तक पहुंचती है, किसके द्वारा, विकिरण के द्वारा। तो मेरे प्रिय छात्रों, ये रहा आपका इस चैप्टर का ये अंतिम वीडियो रहा, जो कि आपका ये कंप्लीट हुआ। 37 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन मैं करा चुका हूं, और शेष प्रश्नों का सोल्यूशन आप नहीं देख पाए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में प्रत्येक दिन का वीडियो आपका सेव किया गया, वहाँ से एक डेट वाइज वीडियो आप देख सकते हैं, और सभी क्लासें आपकी जो है चल रही है समय समय से। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 37 नंबर कंप्लीट हुआ। तो चलिए दोस्तों, आज ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर जो है आपका 6, और चैप्टर नंबर 6 है आपका संयोजकता एवं रासायनिक आबंध, यानी कि अगला चैप्टर आपका चलेगा संयोजकता एवं रासायनिक जो है आबंध रहेगा, जिसमें हम लोग जो है कि कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, थ्योरी भी आपका चलेगा, और उन थ्योरियों को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो थ्योरी चलती है उसी के अनुसार जो है प्रश्नों का सॉल्यूशन भी आपका किया जाता है। जब थ्योरी आप लोग पढ़े होंगे तो प्रश्नों को पढ़ते पढ़ते जो है कि आधा चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी कि क्या आपको करना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।